हाय एवरीवन। मान लीजिए आपके अगेंस्ट जीएसटी एक्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती है। आपको एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है और उस शो कॉज नोटिस के बाद आपको एक जीएसटी डिमांड ऑर्डर सर्व कर दिया जाता है। उस डिमांड ऑर्डर के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी गलती थी, ये सही में मेरे ऊपर ये डिमांड रेज होनी थी और मुझे उस डिमांड की पेमेंट करनी है। अब अगर आपके अगेंस्ट जीएसटी एक्ट में डिमांड ऑर्डर सर्व हो चुका है तो ऐसे केस के अंदर आपको उस डिमांड की पेमेंट कैसे करनी होती है। एक्चुअली में आपको उस डिमांड की पेमेंट, जो आपकी पेमेंट टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड होती है, उस सेक्शन के अंदर जाके करनी होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर क्या किया है कि उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग डिमांड भी उनके अगेंस्ट रेस कर दी गई है, जिसके अंदर उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो चुका है, ऐसे केसेस के अंदर भी उन्होंने अपनी डिमांड की पेमेंट DRC 03, जो एक वॉलंटरी पेमेंट का फॉर्म होता है, जो एक वॉलंटरी पेमेंट का इंटीमेशन होता है, उसके थ्रू अपनी डिमांड्स की पेमेंट कर दी है। DRC 03 के थ्रू जो डिमांड की पेमेंट की जा रही है, उसकी वजह से इशू ये आ रहा है कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड खड़ी है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के डेबिट साइड में जो आपकी डिमांड खड़ी है, वो आपकी खत्म नहीं हो पाती। वो आपकी इवन आफ्टर आपने डिमांड की पेमेंट कर दी है, वो स्टिल आपकी खड़ी रह जाती है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू टैक्स पेयर्स के सामने आ रहा था। उन्होंने अपनी डिमांड पेमेंट होने के बाद भी वो अपनी डिमांड खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा था उनके पास? उन्हें सबसे पहले क्या करना हो रहा था, उन्हें अपने DRC 03 का रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ रहा था कि आप अपने DRC 03 का रिफंड लें और उसके बाद जो आपकी पेमेंट टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड है, वहां जाके उसकी पेमेंट करें। तो ये एक बहुत ही लंबा और टीडियस प्रोसेस बन रहा था, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो अब इसी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आई है। गवर्नमेंट क्या सॉल्यूशन लेके आई है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने रूल 142 है, उसके अंदर एक नया सब रूल 2B इंसर्ट किया है, जो इस तरह के केसेस को डील करता है। ये सब रूल बोलता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी डिमांड पेबल थी, कोई भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की या कोई भी अदर अमाउंट की, किस वजह से कि आपके अगेंस्ट सेक्शन 52 के अंदर या सेक्शन 73, 74, 74A, जो एक नया सेक्शन अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, सेक्शन 76, सेक्शन 122, 123, 124, 125, 127, 129 या 130 के अंदर आपके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर आया था, उसकी वजह से आपके अगेंस्ट कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या अदर अमाउंट की पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी। लेकिन आपने उस लाइबिलिटी का पेमेंट एक DRC 03 के इंटीमेशन के थ्रू कर दिया। इंस्टीड जो आपको क्या करना चाहिए था, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी डेबिट कर दी गई थी, उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री आपको करनी चाहिए थी। तो ऐसे केस के अंदर मतलब यहाँ पे सीधा बोल रहा है कि जो आपको पेमेंट टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड करनी चाहिए थी, वो आपने नहीं की और आपने DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दी। तो ऐसे केस के अंदर वो पर्सन जाके एक नया फॉर्म ये यहाँ पे ला रहे हैं, वो एक एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर्म DRC 03A के अंदर। इलेक्ट्रॉनिकली ये फॉर्म फाइल होगा कॉमन पोर्टल के ऊपर और जो उनकी अमाउंट जो उन्होंने DRC 03 के थ्रू पे की थी, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जाके क्रेडिट हो जाएगी, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होता है फॉर्म GST PMT 01 के अंदर। तो बेसिकली आप इसे ये समझिए कि मान लीजिए जब भी आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, आपकी कोई भी डिमांड रेज होती है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर होता है, उसके अंदर जाके एक डेबिट एंट्री पोस्ट हो जाती है। अब उस डेबिट एंट्री के अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री कैसे आती है, उसके लिए आपको पेमेंट टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड पे पेमेंट करनी होती है। लेकिन जब आप पेमेंट DRC 03 के थ्रू कर देते हैं, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जो डेबिट एंट्री आ गई, उसके अगेंस्ट एक क्रेडिट एंट्री नहीं आ पाती। तो ऐसे केस के अंदर आपकी वो लाइबिलिटी खड़ी रह जाती है और जो आपका DRC 03 के थ्रू पेमेंट हुई है, वो उसके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो पाती। तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने एक सोल्यूशन दे दिया कि आप DRC 03A फाइल कीजिए। उसकी वजह से जो आपने DRC 3 के थ्रू पेमेंट की है, वो जाके आपके क्रेडिट एंट्री की तरह पोस्ट हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर। मतलब आपने कोई DRC 3 के थ्रू पेमेंट कर दी और अगर आप उसके अगेंस्ट DRC 3A फाइल कर देते हैं, तो वो एज गुड होगा। जो आप पेमेंट टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिमांड करते हैं, वो सेम चीज हो जाएगी उसके बाद। तो ये जो DRC 3A आ गया, उसकी वजह से जो आपका एक लंबा प्रोसेस बन जाता था कि रिफंड लें, फिर आप आउटस्टैंडिंग डिमांड की पेमेंट करें, उससे आप बच पा रहे हैं। अब इस रूल की कंटिन्यूएशन के अंदर गवर्नमेंट ये बोलती है कि मान लीजिए आपने कोई DRC
3 के थ्रू पेमेंट वो की थी जो आप सब रूल 3 की अकॉर्डेंस के अंदर कर रहे थे। रूल 142 का सब रूल 3 ये बोलता है कि मान लीजिए आपको कोई शोकोज नोटिस इशू हुआ था और आपको शोकोज नोटिस इशू होते हुए पता लग गया था कि हाँ ये डिमांड एक्चुअली सही है, ये जेन्युइन डिमांड है और ये हमको पे करनी है, तो आपने जो अपनी पेनल्टी बचाने के लिए कि हमें पेनल्टी ना पे करनी पड़े उसके लिए आपने प्रोएक्टिवली डिमांड की पेमेंट कर दी थी और वो आपने डिमांड की पेमेंट DRC 03 के थ्रू कर दी। तो ऐसे केस के अंदर ऑफिसर्स आपको DRC 05 इशू करते हुए वो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड कर देते हैं। तो ये प्रोविजो बोलता है कि आपने अगर कोई DRC 03 ऐसे कोई नोटिस स्टेज के बाद पेमेंट करने के लिए यूज किया और उसके अगेंस्ट ऑफिसर्स ने DRC 05 इशू कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर आप उस DRC 03 को जो आपका फॉर्म DRC 03A की फाइलिंग के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप बेसिकली ऐसा समझिए कि आपने डिमांड रेज होने के बाद, आपने ऑर्डर पास होने के बाद अगर कोई DRC 03 के थ्रू पेमेंट की, उसी के अगेंस्ट आप DRC 03A फाइल कर पाएंगे। अगर आपने कोई नोटिस इशू होने के बाद DRC 3 के थ्रू कोई पेमेंट कर दी तो ऐसे के अंदर आप DRC 3A यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब नोटिस इशू होता है उस स्टेज तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर जाके लाइबिलिटी पोस्ट नहीं होती, जो डेबिट की एंट्री है वो नहीं आती। तो ऐसे केस के अंदर DRC 03A की रिक्वायरमेंट ही नहीं बनती। DRC 03A की रिक्वायरमेंट ऑर्डर पास होने के बाद ही अगर आप DRC 3 की पेमेंट कर देते हैं तभी बनती है। तो जब आपको ये नया फॉर्म DRC 03A है उसके लीगल एस्पेक्ट समझ आ गए हैं तो हम ये देख लेते हैं कि ये फॉर्म दिखता कैसा है। तो गवर्नमेंट ने जो नया फॉर्म DRC 03A बनाया है काफ़ी सिंपल फॉर्म बनाया है। इसके अंदर लगभग सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट ही हो जाती है। आपको तो सिर्फ 2 डिटेल्स इसके अंदर डालनी है। सबसे पहले तो आपको डालनी है कि जो आप DRC 03 जिसके थ्रू आपने पेमेंट कर दी उसका ARN नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इस कॉलम में आपको DRC 03 का ARN नंबर डालना है। जैसे ही आप ये ARN नंबर डालेंगे उस DRC 03 की सारी डिटेल सिस्टम अपने आप ऑटो पॉपुलेट कर लेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स उस DRC 03 के अंदर आपने जो भी पेमेंट्स की वो अपने आप यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। DRC 03 के ARN नंबर डालने के बाद आपको जो डिमांड है उसका रेफरेंस नंबर डालना है। जो डिमांड आपकी अभी भी पोर्टल के ऊपर खड़ी है आपकी पेमेंट करने के बाद भी DRC 03 के थ्रू, उसके रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालने हैं। यहाँ पे ये बताता है कि ये उन केसेस को भी इंक्लूड कर रहा है, उन ऑर्डर्स को भी इंक्लूड कर रहा है जहाँ पे कोई ऑर्डर रेक्टिफिकेशन के बाद पास हुआ या कोई अपील का ऑर्डर था, उसको भी यहाँ पे आप एडजस्ट करवा सकते हैं DRC 03 के थ्रू। तो यहाँ पे ये सिर्फ जो एडजुडिकेशन ऑर्डर आए हैं, जो इनिशियल एडजुडिकेशन ऑर्डर आए हैं, सिर्फ उसे ही कवर नहीं करता। ये आपके रेक्टिफिकेशन के बाद जो ऑर्डर्स पास हुए हैं, जो अपील के ऑर्डर्स पास हुए हैं, उनके अगेंस्ट भी आपको DRC 03 की अगर आपको एडजस्ट करना है उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी, वो भी आप DRC 03A के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये रेफरेंस नंबर डालेंगे उस डिमांड का, उसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगी। ये 2 बेसिक डिटेल्स हमसे भरवाने के बाद एक ये अंडरटेकिंग साइन करवाता है। ये अंडरटेकिंग हमें क्या बोलती है, 2 पॉइंट्स के ऊपर हमसे साइन करवाती है, एक तरह से हमारा कन्फर्मेशन लेती है। अंडरटेकिंग ये बोलती है कि जो आप DRC 03 को यूज़ कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअली में आपने एक डिमांड की पेमेंट करने के लिए भरा था। वो आपने कोई फॉर्म DRC 07, DRC 08, APL 04 के अंदर आपकी कोई भी डिमांड रेस की गई थी, उसी के अगेंस्ट आपने DRC 03 भरा था और किसी पर्पज़ के लिए आपने वो DRC 03 फाइल नहीं किया था और अभी तक आपने उस DRC 03 का किसी भी और डिमांड या कोई भी पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं किया है। इसके बाद वो आपसे अंडरटेकिंग लेते हैं कि आपको गोइंग फॉरवर्ड अगर आगे जाते हुए इन फ्यूचर भी अगर गवर्नमेंट को कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि आपने जो ऊपर डिटेल्स डिक्लेयर की है वो गलत है, वो फॉल्स है, तो उन सभी केसेस के अंदर भी गवर्नमेंट आपसे जो पैसा आपने एडजस्ट किया है DRC 03 का डिमांड के अगेंस्ट, वो आपसे रिकवर कर सकती है, आपसे पे बैक करवा सकती है। गवर्नमेंट को आपको वो वापस पे करना होगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी इनिशिएट की जा सकती है सेक्शन 122(1)(10) के अंदर। तो जब आपको लीगल प्रोविजंस और फॉर्म के अंदर क्या कुछ डिटेल डालनी है उसके रिगार्डिंग एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो हम पोर्टल का इंटरफेस भी देख लेते हैं और पोर्टल के अंदर आपको क्या कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रखना है DRC 03A फाइल करते वक्त। तो इसी चीज़ को डील करते हुए जो GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, उसने अभी एक एडवाइजरी भी इशू की है DRC 03A फॉर्म को लेते हुए, जो 5 नवंबर 2024 को इशू की है। इस एडवाइजरी के अंदर मोस्ट ऑफ दी बातें वही की गई है जो हमने अभी डिस्कस की कि आपने गलत पेमेंट कर दी थी। आपको जो पेमेंट वोट्स आउटस्टैंडिंग डिमांड के थ्रू करनी थी वो आपने DRC 03 के थ्रू कर दी। तो ऐसे केस के अंदर वो एक नया फॉर्म ले आए DRC 03A
तो वही बातें यहाँ पे की गई है, लेकिन जो एक दो स्पेशल बातें यहाँ पे की गई है उसे हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे फॉर्म नंबर स्पेसिफाई कर देता है कि मान लीजिए आपको DRC-07, DRC-08, MOV-09, MOV-11, APL-4 के अंदर आपके अगेंस्ट कोई डिमांड थी और उसकी पेमेंट आपने DRC-03 के थ्रू कर दी थी, तो ऐसे केस के अंदर आप DRC-03A को यूज कर पाएंगे। इसके बाद एक बहुत ही स्पेशल बात ये यहाँ पे करता है जिसको आपको खास ध्यान रखना है। ये बोलता है कि आपका जो DRC-03 फाइल करते वक्त अगर आपने जो हेड सेलेक्ट किया था, आपने कॉज ऑफ पेमेंट जो सेलेक्ट किया था, वो अगर आपने वॉलेंट्री और अदर्स चूज किया था, तो उन्हीं केसेस के अंदर आप वही DRC-03, DRC-03A की फाइलिंग के वक्त यूज कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा कि जब आप DRC-03 फाइल करते हैं तो बहुत सारे कॉज ऑफ पेमेंट की लिस्ट आती है कि कहीं डिफरेंस था, 13B, 2B, 3B के अंदर कुछ डिफरेंस थे, तो उनकी पेमेंट आप कर रहे हैं। तो अगर आपके उनके अंदर जो कॉज ऑफ पेमेंट है, आपने अगर वो वॉलेंट्री और अदर्स, अगर सिर्फ यही दो कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किए होंगे, इन दोनों में से कोई कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया होगा, तो ही आप उस DRC-03A को यूज कर पाएंगे DRC-03A की फाइलिंग के वक्त। अगर आपने कोई और कॉज ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लिया है तो आप वो DRC-03 यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही स्पेशल बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इन्होंने एडवाइजरी के अंदर डिटेल्ड प्रोसेस बताया है कि पोर्टल के ऊपर फॉर्म DRC-03A फाइल कैसे होगा, हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आपको DRC-03A फॉर्म मिलेगा कहाँ पे। तो आप लॉगिन करने के बाद जब सर्विसेज टैब के अंदर, यूजर सर्विसेज के अंदर, माई एप्लीकेशंस के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे ड्रॉप डाउन के अंदर फॉर्म DRC-03A मिलेगा। जब आप DRC-03A ओपन होने के बाद आप DRC-03 का नंबर भर देंगे, ARN नंबर भर देंगे, जैसे हमने अभी फॉर्म के अंदर देखा था। तो जैसे ही आप DRC-03 का ARN नंबर भरेंगे वैसे ही आपको डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगी DRC-03 की, किस कोर्स के लिए आपने वो DRC-03 भरा था, फ्रॉम पीरियड आ जाएगा, फ्रॉम एंड टू, फिर उसके बाद फॉर्म DRC-03 का बैलेंस आ जाएगा कि उस DRC-03 के अंदर कितना बैलेंस आपने भरा था या उसमें से आप कितना ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो वो बैलेंस जो अभी आज की डेट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो अमाउंट आपकी अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा था कि हमें डिमांड ऑर्डर का रेफरेंस नंबर डालना है। तो पोर्टल के ऊपर जब आप इसे फिल करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगी। आपके उस ड्रॉप डाउन के अंदर सारे के सारे जो डिमांड ऑर्डर आज की डेट के अंदर आउटस्टैंडिंग खड़े हैं पोर्टल के ऊपर, आपकी जितनी भी डिमांड्स आज की डेट के अंदर पोर्टल के ऊपर आउटस्टैंडिंग है, उस लिस्ट के अंदर वो सारी डिमांड दिखाई दे जाएगी और आपको वो डिमांड सेलेक्ट करनी है जो आपको उस पर्टिकुलर DRC-03 के थ्रू एडजस्ट करनी है। एक बार आप वो डिमांड ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका वो डिमांड ऑर्डर डेट, टाइप, फ्रॉम किस पीरियड का था और डिमांड आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, उस डिमांड के अगेंस्ट आज की डेट में कितना आउटस्टैंडिंग पड़ा है वो आपका अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ फिल और सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक टैब दिखाई देगा एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है तो आप एक नई विंडो पे पहुंच जाएंगे। तो उस नई विंडो पे आपको काफ़ी सारी टेबल्स दिखाई देगी और उसके अंदर सबसे पहले होगी टेबल ए, जिसके अंदर डिटेल्स होगी आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आज की डेट के अंदर क्या आउटस्टैंडिंग डिमांड बची हुई है उसकी डिटेल्स आपको टेबल ए के अंदर दिखाई दे देगी। तो यहाँ पे टैक्स की, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स, टोटल कितनी आपकी किस किस एक्ट के अंदर कितनी कितनी डिमांड आपकी आज की डेट के अंदर आउटस्टैंडिंग है वो आपको सबसे पहले टेबल ए के अंदर दिखाई देगी। इसके बाद पोर्टल आपको डिटेल्स देगा कि आपने DRC-03 के थ्रू कितनी पेमेंट की थी और उसमें से आज कितना बैलेंस अवेलेबल बचा हुआ है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने जो DRC-03 के थ्रू पेमेंट की थी उसे ये स्प्लिट कर देगा कि आपने कैश के थ्रू कितनी पेमेंट की थी और आपने क्रेडिट के थ्रू कितनी पेमेंट की थी। तो आपको यहाँ पे देख के ये घबराना नहीं है कि मैं तो DRC-03 के अंदर ज़्यादा पेमेंट की थी, ये तो यहाँ पे कम ही पेमेंट दिखा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि ये यहाँ पे सिर्फ वही पेमेंट दिखा रहा है जो आपने कैश के थ्रू की थी, जो आपने क्रेडिट के थ्रू, आपने ITC के थ्रू जो पेमेंट की थी उस DRC-03 के अंदर, उसे वो अलग से आगे दूसरी टेबल के अंदर दिखाएगा। तो सबसे पहले ये B1 जो टेबल है उसके अंदर ये दिखाएगा कि आपने जो कैश के अंदर पेमेंट्स की थी DRC-03 के थ्रू उसके अंदर आज की डेट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। इसके बाद टेबल B2 के अंदर आपको डालना है कि आपको कैश के थ्रू कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है। DRC-03 के अंदर जो आपने कैश के थ्रू पेमेंट की थी उसमें से कितनी अमाउंट आपको एडजस्ट करनी है, जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसके अगेंस्ट, वो आपको डिटेल टेबल B2 के अंदर डालनी है। इसके बाद टेबल B3 के अंदर जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच जाएगा, जो बैलेंस आपका बच जाएगा एडजस्टमेंट के बाद कैश का, जो DRC-03 के अंदर जो आपने कैश से पेमेंट की थी उसका जितना बैलेंस आपका डिमांड के अगेंस्ट एडजस्टमेंट के बाद बच जाएगा
वो टेबल B3 के अंदर दिखाई देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपने क्रेडिट के थ्रू पेमेंट की है DRC03 के अंदर, उसके लिए एक नई टेबल बनाई गई है, टेबल C1 बनाई गई है। B1 के अंदर आपको सिर्फ कैश वाली दिखाई देगी। अगर आपको क्रेडिट वाला जो आपने पेमेंट किया DRC03 के अंदर, वो आपको टेबल C1 के अंदर दिखाई देगी। तो टेबल C1 के अंदर आपको दिखाई देगा वैसे ही कि क्रेडिट का आपका कितना बैलेंस अवेलेबल बचा हुआ है DRC03 का। इसके बाद टेबल C2 के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपको कितनी अमाउंट एडजस्ट करनी है आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट। इसके बाद ये दोनों डिटेल्स डालने के बाद आपको टेबल C3 के अंदर मिलेगा कि आपका जो कितना क्रेडिट बैलेंस उस पर्टिकुलर DRC03 का अभी भी अवेलेबल बचा हुआ है। और टेबल डी बात करेगी कि आपकी अभी कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड अभी भी बच रही है, जो आपने DRC03 के थ्रू एडजस्ट करने के बाद भी अभी भी आपकी वो आउटस्टैंडिंग डिमांड बची हुई है। तो अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्या है कि जो DRC03 का बैलेंस अब कितना बच रहा है या फिर अभी आउटस्टैंडिंग डिमांड और कितनी बच रही है, इन दोनों चीज़ों का क्या सेंस बन रहा है। तो इसके लिए आप ये समझिए कि DRC03A का यूज़ करते हुए आप एक DRC03 से काफ़ी सारी मल्टीपल डिमांड्स का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक डिमांड का पेमेंट करने के लिए मल्टीपल DRC03 का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको दो डिमांड्स आई, एक डिमांड आई आपके 10 रुपये की, दूसरी डिमांड आई आपके 100 रुपये की, दोनों मिला के आपकी टोटल डिमांड हो गई थी 110 रुपये की। तो अब आपने क्या किया, इन दोनों डिमांड्स का पेमेंट करने के लिए एक सिंगल DRC03 भर दिया 110 रुपये का। तो अब जो नया DRC03A फॉर्म आया है उसके अंदर आप इस DRC03 को इन दोनों डिमांड्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, इन दोनों डिमांड्स की पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो DRC03A भरेंगे उसके अंदर आप DRC3 का जब नंबर डालेंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 110 रुपये दिखाएगा DRC03 का। फिर उससे आप जब इस पर्टिकुलर डिमांड का रेफरेंस नंबर डाल देंगे तो इस 110 रुपये में से इस 10 रुपये को वो एडजस्ट कर लेगा और उसके बाद आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच जाएगा उस पर्टिकुलर DRC03 का, वो 100 रुपये का बच जाएगा। फिर आप एक और DRC03A फाइल करेंगे जिसके अंदर आप दोबारा इसी DRC03 का रेफरेंस नंबर डालेंगे, तब आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाएगा इस DRC03 का वो 100 रुपये दिखाएगा। इसके बाद आप इस पर्टिकुलर डिमांड का रेफरेंस नंबर डालेंगे, 100 रुपये वो अपने आप इसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगा और फिर आपका ये जो DRC03 है उसका बैलेंस 0 रुपये हो जाएगा। इस DRC03 को आप इन दोनों डिमांड्स के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं DRC03A का यूज करते हुए। ऐसे ही हम दूसरा केस समझते हैं कि मान लीजिए आपको डिमांड आई 100 रुपये का, डिमांड ऑर्डर आपको रिसीव हुआ। अब आपने 100 रुपये का डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आपने दो DRC03 के थ्रू पेमेंट की। एक DRC03 के अंदर 10 रुपये की पेमेंट कर दी, दूसरे DRC03 के अंदर 90 रुपये की पेमेंट कर दी। तो अब आपको इस 100 रुपये की डिमांड को क्लियर करने के लिए इन दोनों DRC03 का यूज़ करना होगा। आप सबसे पहले एक DRC03A फाइल करेंगे जिसके अंदर आप इस DRC03 का ARN नंबर डालेंगे। जब आप इस ARN नंबर को डालेंगे तो आपको 10 रुपये का बैलेंस दिखाई देगा और नीचे जाके आप इस पर्टिकुलर डिमांड का रेफरेंस नंबर डाल देंगे तो आपको यहाँ पे 100 रुपये की आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखाई दे देगी। तो आपका अभी भी ये एडजस्ट करने के बाद भी, इस पर्टिकुलर DRC03 को एडजस्ट करने के बाद भी अभी भी आपके 90 रुपये आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंदर बच जाएंगे। आप एक और DRC03A फाइल करेंगे जिसके अंदर आप इस DRC03 का ARN नंबर डालेंगे। जैसे ही आप इस DRC03 का ARN नंबर डालेंगे आपके 90 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाई देगा। फिर आप इस डिमांड का ARN नंबर डालेंगे, इस डिमांड का रेफरेंस नंबर डालेंगे। जब आप इस डिमांड का रेफरेंस नंबर डालेंगे तो आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अब वो 90 रुपये दिखाई देगा, क्योंकि 100 रुपये में से 10 रुपये ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। जब आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड 0 क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे एक बहुत क्लियरली लिख के समझाते हैं कि ऑल्सो एक सिंगल DRC03 आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल डिमांड्स की पेमेंट के अगेंस्ट, और इसका वाइस वर्सा भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एक सिंगल डिमांड का पेमेंट करने के लिए आप मल्टीपल DRC03 का यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों ही केसेस जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद हम फाइलिंग को कंटिन्यू करते हुए जब आप टेबल ABCD चारों भर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे एक वैलिडेट का बटन मिलेगा, एक वैलिडेट का टैब मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जब आप टेबल ABCD चारों वैलिडेट कर देंगे तो आपको नीचे एक स्क्रीन आएगी जहां पे आपकी हमने जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर देखा था आपको वो अंडरटेकिंग्स दिखाई देगी कि हाँ मैं ये दोनों अंडरटेकिंग्स लेता हूं, और उसके बाद उसे आप प्रोसीड एंड फाइल कर सकते हैं। तो जब आपको DRC03A का पूरा फाइलिंग प्रोसेस समझ आ गया तो गवर्नमेंट ने कुछ FAQs भी इशू किए हैं, हम उन FAQs को भी डिस्कस कर लेते हैं। सभी FAQs को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऊपर के डिस्कशन में।
जो कुछ अलग पॉइंट्स हैं इन FAQs के अंदर वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने ऊपर भी देखा कि आप DRC03A का यूज़ जो आपकी डिमांड इन पर्टिकुलर फॉर्म्स के अंदर आई है उनके अगेंस्ट अगर आपने पेमेंट DRC03 के थ्रू कर दिया तो आप यूज़ कर सकते हैं। वॉलेंट्री और अदर्स कैटेगरी के अंदर की है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली। इसके बाद ये FAQs के अंदर बताते हैं कि क्या आप एक DRC03 को पार्शियली भी यूज़ कर सकते हैं एक डिमांड के अगेंस्ट, कि मान लीजिए आपका 100 रुपये का DRC03 था तो क्या आप उसमें से 20 रुपये यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं DRC03A के थ्रू। तो बोलते हैं कि हाँ डेफिनेटली आप पार्शियली भी DRC03 को यूज़ कर सकते हैं DRC03A का यूज़ करते हुए। इसके बाद हमने जो एक पहले भी डिस्कशन किया कि क्या आप एक सिंगल DRC03 के थ्रू जो मल्टीपल डिमांड्स है उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा कि आपके अगेंस्ट एक डिमांड थी और उसे आप मल्टीपल DRC03 के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं क्या। तो बोलता है कि हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स को जो सेपरेट DRC03A है फाइल करने होंगे ईच DRC03 के लिए। इसके बाद ये FAQ के अंदर बताते हैं कि एक DRC03 रजिस्टर करके भी फीचर पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। ये DRC03 रजिस्टर एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर अगर आप यूजर सर्विसेज के अंदर जाके DRC03 रजिस्टर देखेंगे तो आपको वहां पे दिखाई देगा कि आपके एक पर्टिकुलर DRC03 के अंदर कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो मान लीजिए आपको एक DRC03 था आपका, उसमें से आपने कुछ डिमांड एडजस्ट कर ली तो उस पर्टिकुलर DRC में अब कितना बैलेंस अवेलेबल बचा है, कितना आप और यूज कर सकते हैं उस DRC03 को डिमांड की पेमेंट करने के लिए, तो वो आप देख पाएंगे DRC03 रजिस्टर के अंदर जाके, जो आपको यूजर सर्विसेज के DRC03 रजिस्टर के अंदर जाके आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सभी DRC03 के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं DRC03 के लिए अवेलेबल है जो आप यूज कर रहे हैं DRC03A फॉर्म के अंदर। मान लीजिए आपने DRC03 कोई और पर्पस के लिए यूज़ किया था, आपने किसी और पर्पस के लिए DRC03 बनाया था, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड के लिए नहीं बनाया था और आपने वो DRC03 के अंदर एडजस्ट भी नहीं किया, तो वो आपको यहाँ पे DRC03 रजिस्टर के अंदर दिखाई नहीं देंगे। आपको सिर्फ वही DRC03 दिखाएंगे जिसका यूज़ आप DRC03 के अंदर कर रहे हैं। तो आई होप आपको हमारे इस वीडियो के थ्रू DRC03A के रिगार्डिंग एक डिटेल डिस्कशन के थ्रू आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी कि DRC03A क्या है, उसे कैसे फाइल करना है, किन किन स्पेशल बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी और आप अब जाके अपना DRC03A फाइल कर पाएंगे। अगर आपको अपनी कोई DRC03 को किसी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट करना है तो उसे अब आप एक कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।